धर्मेंद्र जब बंबई में नए नए आए थे तो स्ट्रगल के दिनों में एक समय उन पर ऐसा भी था जब उनकी जेब में इतने पैसे भी नहीं होते थे वो दो वक्त का खाना खा सके और रहने के लिए घर। ये तो बहुत बड़ी बात थी उनकी। उस वक्त एक लड़की थी जिसने धर्मेंद्र को पनाह दी और उनके रहने को जगह दी और धर्मेंद्र की एक बड़ी बहन की तरह देखभाल की। और उन दोनों का रिश्ता इस कदर संवेदनशील बन गया कि ये लड़की धर्मेंद्र को राखी बांधने लगी। धर्मेंद्र जब बहुत बड़े स्टार बन गए तब भी उन दोनों का रिश्ता ऐसे ही आगे बढ़ता रहा। इस फोटो में दिखाई देने वाली ये लड़की धर्मेंद्र की वही मुंह बोली बहन की है जो धर्मेंद्र की कलाई पर राखी बांध रही। धर्मेंद्र ने खुद भी एक बार इस लड़की का जिक्र किया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि उस प्यारी बहन ने इस अजनबियों के शहर में इस अनजान की देखभाल की। इस बड़े शहर में मैं अकेला था, उन्होंने मुझे पनाह दी थी। उन्होंने आगे लिखा था कि वो लड़की मेरे गांव से ही थी और बम्बई के माटुंगा रोड इलाके में रेलवे क्वार्टर्स में रहती थी। उनके क्वार्टर का नंबर 75 था और वो हर साल मुझे राखी बांधा करती थी। आज वो उनका निधन हो चुका है। हर रक्षाबंधन पर मुझे उनकी बहुत याद आती है। दरअसल अब तक शोले फिल्म को रिलीज हुए लगभग 46 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन रह रहकर इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ किस्से सामने आते रहते हैं। दरअसल पिछले दिनों शोले फिल्म के डायरेक्टर सिप्पी साहब ने इस फिल्म का एक किस्सा याद करते हुए बताया था कि इस फिल्म की जिस दिन शूटिंग शुरू होने वाली थी और वो दिन 2 अक्टूबर का दिन था, उन्होंने बताया था कि उस दिन गांधी जी का जन्मदिन था और हम लोग गोली गोला और बंदूक से शूटिंग करने वाले थे। और जब सीन शूट करने का वक्त आया तो उस दिन धाड़ धाड़ बारिश शुरू हो गई। दरअसल उन्होंने सोचा कि बारिश खत्म होने के बाद सीन शूट करेंगे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और उस दिन सारा दिन बारिश होती रही और तो और बारिश अगले दिन भी जारी रही। जब दूसरे दिन थोड़ा बारिश रुकी तो सिप्पी साहब ने निर्णय लिया कि आज अमिताभ और जया का सीन शूट करेंगे। उस दिन जया जी गर्भवती थी और उसी अवस्था में सिप्पी साहब ने अमिताभ बच्चन और जया का वो सीन शूट किया जिसमें जया यानी अमिताभ बच्चन जया को चाबी देने के लिए ठाकुर के घर जाते हैं। सिप्पी साहब कहते हैं कि उस दिन गांधी जी का जन्मदिन था और ऊपर वाले ने शूटिंग चालू ही नहीं होने दी। अब कहा तो ये जाता है कि संजीव कुमार हेमा मालिनी को दिलो जान से चाहते थे, लेकिन उनमें हेमा मालिनी को प्रपोज करने की हिम्मत नहीं, तो उन्होंने जितेंद्र को अपना संदेश वाहक बनाकर हेमा मालिनी के पास भेजा था। लेकिन जितेंद्र खुद हेमा मालिनी के प्यार में पड़ गए और बेचारे संजीव कुमार को साइलेंट कर दिया गया। खैर, हेमा मालिनी के घर वाले भी जितेंद्र के साथ हेमा मालिनी की शादी करने के लिए राजी हो चुके थे, लेकिन धर्मेंद्र हेमा मालिनी को दिलो जान से चाहते थे। बस इसी बात का एहसास उन्हें हेमा मालिनी को करवाना था। अब कहते हैं कि गुपचुप तरीके से जितेंद्र अपने माँ बाप समेत हेमा मालिनी से शादी करने के लिए बंगलौर पहुंच जाता है और इधर मुंबई बैठे जाट के कानों तक जितेंद्र की इस कारस्तानी की खबर पहुंचती है, तो वो देसी जाट उठाकर अपनी बग्गी साहिबा को लेने के लिए बंगलौर निकल जाता है। और दूसरी तरफ हेमा दिल चाहती तो धर्मेंद्र को थी, लेकिन अपने भविष्य को लेकर थोड़ा चिंतित थी। और जब धर्मेंद्र वहां पहुंचे तो हेमा मालिनी के पिताजी ने धर्म को जाने के लिए कहा और धर्म हेमा से एक बार बात करने की जिद पर अड़ गए। हेमा बात करने धर्मेंद्र को कमरे में ले गई, लेकिन जब हेमा बाहर निकली तो जितेंद्र ने जब हेमा मालिनी की आंखों में देखा तो हेमा की आंखों में देखकर वो समझ गए कि उनकी लुटिया डूब चुकी है। हेमा ने बाहर आकर सबके सामने बेबाक तरीके से कह दी कि उन्हें सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। सुनकर जितेंद्र और उनके माँ बाप उठकर खड़े हो गए और हेमा के परिवार को बुला बुला कह शोले फिल्म का टंकी वाला सीन शायद ही कुछ सिनेमा प्रेमी हो जिसने ना देखा। हुआ यूं कि शोले फिल्म का टंकी वाला सीन फिल्माया जाना था और दूसरी तो धर्मेंद्र हेमा मालिनी को इम्प्रेस करने के बहाने ढूंढ रहे थे। सेट पर जो टंकी बनाई गई थी वो लकड़ी की थी, असली नहीं थी। सीन में इलास्टिक का तड़का लगाने के लिए धर्म ने कुछ लाल परी का इस्तेमाल भी कर लिया था और सीन को थोड़ा इम्प्रोवाइज भी किया था। अपने प्यार को इमेजिन करके सच में धर्म ने हेमा मालिनी के लिए वो सीन शूट किया था। वो जोश में बार बार लकड़ी की बाउंड्री पर लमक रहे थे, झूल रहे थे और उसके ऊपर चढ़ भी रहे थे। सेट पर सभी को पता था कि ये सब कुछ हेमा को इम्प्रेस करने के लिए किया जा रहा है। सिप्पी साहब ने भी सीन में इलास्टिक का तड़का देखकर ज्यादा स्ट्रांगली कुछ नहीं कहा, लेकिन था वो रिस्की और हुआ भी वही। टैंकी से उतरते समय धर्मेंद्र के पैर लड़खड़ा गए और वो गिरते गिरते बामुश्किल बचे। जब नीचे आकर धर्मेंद्र ने मजाकिया लहजे में हेमा मालिनी से कहा कि कहो जी शॉट कैसा लगा, तो हेमा मालिनी ने भी मजाकिया लहजे में धर्मेंद्र को जवाब दिया कि शॉट तो ठीक था लेकिन कुछ ज्यादा नहीं हो गया। धर्मेंद्र मुल्म का वहीं पर खड़े रहे और हेमा जी वहां से अगले शॉट के लिए चली गई। 1979 में रिलीज हुई राम लखन फिल्म में अनिल कपूर ने छोटे भाई और जैकी श्रॉफ ने बड़े भाई की भूमिका निभाई थी, जबकि असल जिंदगी में जैकी श्रॉफ अनिल कपूर से 1 साल छोटे हैं। और आपको साथ साथ एक बात और बता दूं कि शुरू में जैकी श्रॉफ इस किरदार के लिए निर्देशक सुभाष घई की पहली पसंद नहीं थे, क्योंकि सुभाष घई इस किरदार के लिए पहले शत्रुघ्न सिन्हा को लेना चाहते थे। इस फिल्म की शूटिंग से जुड़ा एक किस्सा ये भी मशहूर है कि शूटिंग के दौरान अनिल कपूर की वजह से गुलशन ग्रोवर की आंख में गंभीर चोट आ गई थी। दरअसल शूटिंग के दौरान दोनों में तीखी बहस हुई थी। दरअसल गुलशन ग्रोवर इस फिल्म के किरदार केसरिया वलायती की वजह से सुर्खियों में आए थे। हालांकि गुलशन ग्रोवर को ये चोट अनजाने में शूटिंग के दौरान आई थी, लेकिन उन्होंने इसका जिम्मेवार अनिल कपूर को ठहराया था। शूटिंग पूरी होने के बाद गुलशन ग्रोवर अनिल कपूर के घर पहुंच गए और जुबानी हमला शुरू कर दिया और अनिल कपूर ने भी इसका जवाब तीव्रता से दिया और नतीजतन दोनों में 7 सालों तक मनमुटाव चलता रहा और बातचीत भी बंद रही और इसी कारण दोनों ने एक दूसरे के साथ काम करना भी बंद कर दिया। और फिर आखिरकार इन दोनों की सुलह बोनी कपूर ने करवाई और उन्होंने उनकी साल 1996 में आने वाली फिल्म लोफर में दोनों को कास्ट भी किया। दोस्तों, साउथ के और बॉलीवुड दुनिया के मशहूर एक्टर कमल हसन और सारिका के रिश्ता टूटने की बात करें तो सारिका को हमेशा दूसरी औरत का ताना दिया जाता था। हालांकि
सारिका ने दो बेटी को जन्म भी दिया, लेकिन इन दोनों का रिश्ता टूटने के बाद सारिका के हालात बस से बदतर हो गए थे। सारिका ने एक बार सिमी ग्रेवाल के शो में कमल हसन से तलाक के बाद अपने हालात बयान करते हुए बताया था कि जब साल 2002 में सारिका ने कमल हसन से तंग आकर त्रास देकर उनका घर छोड़ा तो उनके पास सिर्फ 60 रुपए और एक पुरानी कार थी जिसमें वो उन दोनों सोया करती थी। फिर उनकी परिस्थिति को देखकर उनके कुछ दोस्तों ने उनकी मदद की। दोस्तों, सारिका सिमी ग्रेवाल के शो में बताती हैं, मैंने कुछ ऐसा किया जो ईमानदारी से मेरी और मेरी माँ के लिए अच्छा था। सारिका ने आगे बताया था कि उसे नहीं पता था कि उसे अगला भोजन कहां पर मिलेगा और वो नहाने के लिए अपने दोस्तों के घर चली गई। मैं बस अपने दोस्तों के साथ रही और उनके घर पर गई और घर पर स्नान किया और रात में अपनी कार में आकर सो गई। और अगर मीडिया की माने तो जब साल 2005 में उनका तलाक फाइनल हुआ तो सारिका को बतौर मेंटेनेंस उन्हें महज 80,000 रुपए महीना मिलना तय हुआ। दोनों बेटियों ने अपने पिता के साथ रहने का फैसला किया, इसीलिए बच्चों का मेंटेनेंस अमाउंट उसमें शामिल नहीं किया गया। जिसमें डैनी ने खतरनाक डॉन कांचाचीने का किरदार निभाया था और डैनी का किरदार इस कदर खौफनाक बनाया गया था कि वो अपने किसी भी दुश्मन को चुटकी में मसल देता है। लेकिन इस फिल्म में एक और किरदार था जो टीनू आनंद ने निभाया था और वो सारी फिल्म में किसी को भी गालियां देता रहता है। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था टीनू आनंद के कजन मुकुल आनंद ने और मुकुल आनंद ने टीनू को सपोर्ट करते हुए कहा था कि इस किरदार में तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस किसी को भी मां बहन की गालियां देते रहना है, पत्थर उठा उठाकर मारते रहना है। लेकिन अग्निपथ फिल्म में डैनी का किरदार बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाया गया था और डैनी भी अपने किरदार में अच्छी तरह से रमे हुए थे। और क्लाइमेक्स में शूटिंग वाले दिन जब सेट पर आते ही उन्हें पता चला कि आज स्क्रीन पर उनके साथ टीनू का किरदार हो। डैनी को ये अच्छी तरह से पता है कि टीनू वाला किरदार दूसरे किसी भी किरदार को गाली देता है, तो डैनी ने सेट पर आते ही कह दिया अगर टीनू के किरदार ने मेरे किरदार को गाली दी तो मैं नहीं सुनूंगा, उसे उसी वक्त गोली मार दूंगा। मुकुल आनंद डैनी से डर गया और टीनू को आकर कहने लगे कि टीनू, डैनी के किरदार को गाली मत देना, अगर तूने गाली दी तो तुझे फिल्म में वही मार देगा लेकिन तुझे गाली नहीं देने देगा। और टीनू भी डर गए और अग्निपथ फिल्म में बस वही एक सीन है जिसमें टीनू के किरदार के मुंह से गाली नहीं निकलती, नहीं तो सारी फिल्म में वो किरदार गालियां देता रहता है। हैंडसम एक्टर शशि कपूर ने एक बार कहा था कि उनकी मां उन्हें फ्लूकी यानी संयोग से प्राप्त हुआ बच्चा कहती थी। दरअसल शशि कपूर पृथ्वीराज कपूर और राम सरनी के सबसे छोटे बेटे थे और राजपूर और शमी कपूर उनके बड़े भाई थे और उनकी एक बड़ी बहन उर्मिला सियाल भी थी। और जब शशि कपूर की मां गर्भवती थी तो वो बहुत शर्मिंदा थी क्योंकि ये अनचाहा और अनियोजित बच्चा था। दरअसल वो पहले से ही 4 बच्चों की मां थी। आपको शायद नहीं पता होगा कि राजपूर और शमी कपूर के बीच भी शशि कपूर के 2 भाई पैदा हुए थे, लेकिन उनकी एक हफ्ते के बीच ही मृत्यु हो गई थी। दरअसल शशि कपूर के माता पिता पृथ्वीराज कपूर और राम सरनी चाहते थे कि एक बेटी पैदा हो और साल 1933 में शशि कपूर की बहन उर्मिला पैदा हो गई और वो दोनों बेहद खुश और संतुष्ट थे और अब वो और बच्चे नहीं चाहते थे। लेकिन 5 साल बाद राम सरनी बिना कुछ प्लान किए हुए फिर से गर्भवती हो गई, जो उनके लिए बेहद शर्मनाक था। और वो दौर ऐसा था कि गर्भपात जैसा कुछ नहीं होता था। वो कहते हैं कि राम सरनी ने उस गर्भ को गिराने के लिए कई उपाय किए। वो साइकिल से गिरी और वो सीढ़ियों से गिरी और वो कनैन भी खाती रही, लेकिन सब व्यर्थ रहा और साल 1938 में शशि कपूर का जन्म हो गया। दरअसल एक बार धर्मेंद्र और पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की बातचीत चल रही थी और धर्मेंद्र भगवंत मान को अपने शुरुआती दिनों का एक किस्सा याद करते हुए सुनाते हैं कि जब वो फिल्मों में नए नए आए थे तो बतौर ही तो एस्टैब्लिश हो गया था, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं रहने के लिए घर खरीद सकूं और मुझे एक बड़े डायरेक्टर ने एक फिल्म में बतौर हीरो ले लिया। जब एक दिन सेट पर पैकअप हुआ तो उस बड़े डायरेक्टर ने अपने ड्राइवर को बुलाया और ड्राइवर से कहा कि जाइए धर्मेंद्र सर को इनके बंगले पर छोड़कर आइए। दरअसल डायरेक्टर ने सोचा कि इतने बड़े हीरो के पास बंगला तो होगा ही। धर्मेंद्र उस बड़ी गाड़ी में तो बैठ गए, लेकिन जब ड्राइवर ने पूछा कि सर कहां जाना है तो धर्मेंद्र कश्मकश में पड़ गए कि ड्राइवर से क्या कहें कि कहां जाना है। कि मैंने ड्राइवर को बंगलों वाले इलाके की तरफ चलने के लिए कहा और बाद में ड्राइवर को 4 बंगला जू की तरफ मोड़ लिया। और धर्मेंद्र मान साहब से कहते हैं कि वहां पर एक मार्केट आ गई। मार्केट को देखकर उनके दिमाग में एक प्लान आया और उन्होंने ड्राइवर से कहा कि मैं इसी मार्केट से सामान खरीदता हूं तो मुझे इसी मार्केट में उतार। दरअसल धर्मेंद्र को डर था कि ड्राइवर जाकर डायरेक्टर को न बता दे कि वो तो कहीं पर भी नहीं उतरे। तो धर्मेंद्र कहते हैं कि जब ड्राइवर को मैंने पहले वहां से वापस भेजा और उसके बाद मैं स्टेशन पर जाकर सोया। बचपन में नूतन इतनी बदसूरत थी कि उन्होंने 1956 में एक इंटरव्यू में कहा था कि पड़ोसी उनकी मां शोभना समरथ को उनके सांवले रंग और उनकी कद काठी के लिए ताने मारते थे और उन्हें भी ऐसी बातें सुनकर बहुत दुख होता था और एक समय वो खुद भी अपने आप को बदसूरत ही मानने लगी थी। लेकिन जब परिवार मसूरी शिफ्ट हो गया, वहां पर नूतन ने एक ब्यूटी कंपटीशन में भाग लिया तो वहां पर नूतन को मिस मसूरी चुन लिया गया। शमी कपूर से उनकी डेटिंग शुरू होगी, बात शादी तक भी पहुंची, लेकिन किन्हीं कारणों वजह शादी ना हो सकी। शमी कपूर के अलावा राजेंद्र कुमार भी नूतन को बेहद पसंद करते थे और उन्होंने नूतन को प्रपोज भी किया था और यहां तक कि राजेंद्र कुमार नूतन की मां के पास शादी का प्रपोजल भी लेकर गए, लेकिन नूतन की मां ने राजेंद्र कुमार को कोरा जवाब दे दिया। और यह भी कहा जाता है कि राजेंद्र कुमार ने शोभना के मना करने पर भी हार नहीं मानी। जब दोबारा उन्होंने नूतन की मां से शादी के लिए आग्रह किया तो शोभना समरथ ने राजेंद्र कुमार की बहुत और यहां तक कि उन्होंने राजेंद्र कुमार को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। और बाद में राजेंद्र कुमार और नूतन ने साल 1978 में साजन बिना सुहागन में राजेंद्र कुमार की पत्नी का किरदार निभाया था।